नमस्कार, डीडी न्यूज देख रहे हैं आप और सांकेतिक भाषा के इस खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कृतिका और मेरे साथ है मेरी सहयोगी मनीषा, जो खबरों को सांकेतिक भाषा में आप तक पहुंचाएंगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस खास बुलेटिन की और सबसे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए पूरे भारत में 508 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास की रखी आधारशिला। अमृत भारत रेलवे योजना के अंतर्गत 24,470 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से किया जाएगा स्टेशनों का पुनर्विकास। अपने संबोधन में पीएम ने विपक्ष को बताया विकास विरोधी। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने महाराष्ट्र के पुणे में केंद्रीय सहकारी समिति पंजीयक पोर्टल का किया उद्घाटन। महाराष्ट्र को बताया सहकारिता आंदोलन का केंद्र। कहा, भाई भतीजावाद छोड़कर देश के विकास के लिए सक्षम युवाओं को जोड़ना होगा सहकारिता आंदोलन से। भाजपा की महिला सांसदों की 4 सदस्यीय समिति ने राजस्थान में भीलवाड़ा घटना की पीड़िता के परिवारों से की मुलाकात। नाबालिग बच्ची के अपहरण, गैंगरेप और हत्या के मामले में परिवार को दी सांत्वना। पाकिस्तान के रावलपिंडी से चलने वाली हजारा एक्सप्रेस के 10 डिब्बे पटरी से उतरे। हादसे में 20 से ज्यादा लोगों की मौत, 100 से ज्यादा घायल। सहारा रेलवे स्टेशन के नजदीक हुआ हादसा। घायलों को नवाब शाह के मेडिकल अस्पताल में कराया गया भर्ती। और खेल की खबरों में एशियन चैंपियंस ट्रॉफी खिताब के प्रबल दावेदार और 3 बार की चैंपियन भारतीय टीम आज मलेशिया के खिलाफ उतरेगी मैदान में। पिछला मुकाबला ड्रॉ रहने के बाद भारतीय टीम के लिए ये मैच है बेहद अहम। और सुर्खियों के बाद अब खबरों में विस्तार से बात करते हैं। भारतीय रेल के विकास को नई रफ्तार देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर में 508 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास कार्यों का आज शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री इस कार्यक्रम में से वर्चुअली माध्यम से जुड़े और इसे संबोधित भी किया। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत होने वाले विकास कार्यों पर लगभग 25,000 करोड़ रुपए की लागत आएगी। ये 508 स्टेशन देश के 27 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में स्थित हैं, जिनमें उत्तर प्रदेश में 55, राजस्थान में 55, बिहार में 49, महाराष्ट्र में 44, पश्चिम बंगाल में 37, मध्य प्रदेश में 34, असम में 32, ओडिशा में 25, पंजाब में 22, गुजरात में 21, तेलंगाना में 21, झारखंड में 20, आंध्र प्रदेश में 18, तमिलनाडु में 18, हरियाणा में 15 और कर्नाटक के 13 स्टेशन शामिल हैं। अमृत भारत स्टेशन योजना रेलवे स्टेशनों पर विश्व स्तरीय सुविधाएं उपलब्ध कराने के पीएम के विजन से प्रेरित है। इस योजना से यात्रियों के लिए आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध होंगी। स्टेशन भवनों का जो डिजाइन है वो स्थानीय संस्कृति, विरासत और वास्तुकला से प्रेरित होगा। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत नई ऊर्जा, नई प्रेरणा और नए संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि स्टेशनों के पुनर्निर्माण का काम भी भारतीय रेल के इतिहास में एक नए अध्याय की शुरुआत है। पीएम ने कहा कि पिछले 9 सालों में रेलवे के विकास के लिए बड़े पैमाने पर काम हुआ है। दुनिया में साउथ अफ्रीका, यूक्रेन, पोलैंड, यूके और स्वीडन जैसे देशों में जितना रेल नेटवर्क है उससे ज्यादा रेल ट्रैक हमारे देश में इन 9 वर्षों में बिछाए गए हैं। अब कल्पना करिए स्केल। साउथ कोरिया, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों का जितना रेल नेटवर्क है
उससे ज्यादा ट्रैक भारत ने अकेले पिछले साल बनाए हैं। वहीं विपक्ष की नकारात्मक राजनीति पर वार करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इस धड़े ने खुद तो कुछ किया नहीं और दूसरों को भी कुछ करने से रोकने का प्रयास करता है। उन्होंने कहा कि ये धड़ा हर चीज का विरोध करता है। विपक्ष के इस धड़े ने संसद की नई इमारत का भी विरोध किया। हमने कर्तव्य पथ का विकास किया तो उसका भी विरोध किया गया। इन लोगों ने 70 साल तक देश के वीर शहीदों के लिए वॉर मेमोरियल तक नहीं बनाया। जब हमने नेशनल वॉर मेमोरियल बनाया, उसका निर्माण किया, तो इसकी भी सरेआम आलोचना करते उनको शर्म नहीं आई। सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्टैच्यू ऑफ यूनिटी आज दुनिया की सबसे बड़ी मूर्ति है। हर हिंदुस्तानी को गर्व होता है। और कुछ राजनीतिक दल चुनाव के समय तो सरदार साहब को याद कर लेते हैं, लेकिन आज तक इनका एक भी बड़ा नेता स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में जाकर के सरदार साहब की इस भव्य प्रतिमा के न दर्शन किए न उन्हें नमन किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू तमिलनाडु और पुडुचेरी की यात्रा पर हैं, जहां राष्ट्रपति की यात्रा का आज दूसरा दिन है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू चेन्नई में मद्रास विश्वविद्यालय की 165वें दीक्षांत समारोह में शामिल हुई। इस दौरान राष्ट्रपति ने छात्रों को डिग्रियां प्रदान की। अपने संबोधन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने युवाओं का आह्वान किया कि वो तनाव को खुद पर हावी ना होने दें और हमेशा बेहतर पाने के लिए आशान्वित रहें। साथ ही उन्होंने कहा कि अभिभावकों, शिक्षकों और शिक्षण संस्थानों को बच्चों के सहयोग और मार्गदर्शन के लिए आगे आना चाहिए। The anxiety of not landing a prestigious job and the weight of expectations from the parents and the society are causing acute mental stress amongst our youth. I appeal to all the students to never let any anxiety overwhelm you. There is always an opening or opportunity which may not be visible for some time. Have faith in your abilities and keep moving forward. Parents, academic institutions and faculty members can come together to help the students navigate through the numerous challenges they face. इसके बाद राष्ट्रपति ने कहा कि बालिका शिक्षा पर जोर देते हुए शिक्षित महिलाएं देश की अर्थव्यवस्था में बड़ा योगदान देती हैं, जिसका समाज पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। By inviting in the education of girls, we are investing in the progress of our nation. Educated women can make greater contributions in the economy, provide leadership in various sectors and make a positive impact on the society. केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने महाराष्ट्र के पुणे में केंद्रीय सहकारी समिति रजिस्ट्रार CRCS कार्यालय के डिजिटल पोर्टल का आज उद्घाटन किया। इस उद्घाटन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा कि पुणे बहुराज्य सहकारी समितियों की देखभाल करने वाला केंद्रीय रजिस्ट्रार ऑफिस का सिस्टम CRCS का कार्यक्रम आज से पूरी तरह डिजिटल हो गया है। अब किसी भी बहुराज्य सहकारी समिति को अपनी ब्रांच बढ़ानी हो, दूसरे राज्य में जाना हो आदि काम करने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं होगी। मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव समितियों की देखभाल करने वाला सेंट्रल रजिस्ट्रार की ऑफिस का पूरा सिस्टम CRCS का कार्यक्रम आज से पूर्णतया डिजिटल हो रहा है। अब कोई भी मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी को अपनी ब्रांच बढ़ानी है, दूसरे राज्य में जाना है,
अपना ऑडिटेड बैलेंस शीट फाइल करना है, अपनी रिपोर्ट भेजनी है। किसी भी चीज के लिए कहीं पर जाने की जरूरत नहीं है। आपकी ऑफिस से ही आप भारत सरकार के रजिस्ट्रार के यहाँ पूरा कॉरेस्पॉन्डेंस कर सकते हो और वो वैध होगा। इसके बाद अमित शाह ने महाराष्ट्र को सहकारिता आंदोलन का केंद्र बताया। अमित शाह ने कहा कि भाई भतीजावाद को छोड़कर देश के विकास के लिए सक्षम युवाओं को सहकारिता आंदोलन से जोड़ना होगा। अमित शाह ने सहकार से समृद्धि का मतलब भी समझाया। सहकार से समृद्धि का मतलब है छोटे से छोटे व्यक्ति को अपने जीवन को उन्नत बनाने का मौका देना, छोटे से छोटे व्यक्ति को देश की आर्थिक प्रगति में योगदान लेने के लिए एक मंच, एक प्लेटफॉर्म देना और सहकारिता के माध्यम से इसका जीवन का उद्धार करना। और इसलिए इस सहकारिता मंत्रालय की स्थापना की गई है। आज हमने जिस पोर्टल को यहां पर शुरू किया है, देश की 1555 बहुराज्यीय सहकारी समितियों को इसका फायदा मिलेगा। भाजपा की महिला सांसदों की 4 सदस्यीय समिति ने राजस्थान में भीलवाड़ा घटना की पीड़िता के परिवार से उनके घर जाकर मुलाकात की। राजस्थान के भीलवाड़ा में नाबालिग बच्ची के अपहरण, गैंगरेप और हत्या के मामले की जांच के लिए भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पार्टी की महिला सांसदों की 4 सदस्यीय समिति बनाई है। इस समिति में सांसद सरोज पांडे को संयोजक बनाया गया। रेखा वर्मा, कांता करदम और लॉकेट चटर्जी इसकी सदस्य हैं। भाजपा सांसद लॉकेट चटर्जी ने कहा कि ये नृशंस है, मैं इसे व्यक्त नहीं कर सकती। उन्होंने कहा कि पूरा देश राजस्थान की ओर देख रहा है, गहलोत सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए। हम बता नहीं सकते हैं। मैं परिवार के साथ मिली, उनके मम्मी के साथ मिली, उनके फादर के साथ मिली। कोई बोलने का कुछ नहीं है शब्द, कोई जैसे तरीके से महिला के ऊपर, एक बच्ची के ऊपर जैसे बलात्कार करके उसको जला दिया गया जिंदा, उसके बाद भी सरकार पूरा मौन है, कोई भी एक शब्द नहीं बोल रहे। लगातार कांग्रेस के सरकार के टाइम पे आदिवासी से शुरू करके राजस्थान में महिला के ऊपर अत्याचार हो रहा है, लेकिन कांग्रेस सरकार दूसरा प्रदेश को लेके बोलते हैं, लेकिन खुद का राज्य में क्या हो रहा है एक भी शब्द नहीं बोलते हैं। हम लोग चाहते हैं, पूरा देश का जनता राजस्थान को देख रहे हैं, राजस्थान के बेटियों को देख रहे हैं और गहलोत सरकार को रिजाइन देना चाहिए। भाजपा के दिल्ली प्रदेश प्रवक्ता हरीश खुराना ने मेवात दंगों में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता का नाम आने पर अरविंद केजरीवाल की सरकार पर कई सवाल उठाए और उनकी चुप्पी की वजह भी पूछी। दंगों के अंदर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारी जावेद अहमद का नाम सामने आया है। उसके खिलाफ एक एफआईआर तक लॉन्च हुई है हत्या के मामले को लेकर। एक ये दिल्ली के अंदर ताहिर हुसैन था और अब नूह के अंदर ये जावेद अहमद है जो आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता है। सवाल ये है कि जब भी आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता सामने आता है, दिल्ली दंगे हो चाहे वो हरियाणा के नूह के दंगे हो, आम आदमी पार्टी चुप्पी क्यों साध लेती है? अरविंद केजरीवाल के शब्द से मुझे एक शब्द क्यों नहीं निकलता है? आज वो क्या कार्रवाई करेंगे? दिल्ली और देश सवाल पूछ रहा है। नूह की घटना के अंदर आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता सामने है और आप चुप हैं, ऐसा क्यों है? इसलिए मेरा कहना है, आम आदमी पार्टी का हाथ दंगाइयों के साथ होता है, हमेशा ये पाया गया है। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को पत्र लिखकर त्रिस्तरीय पंचायत बोर्ड के गठन से पहले निर्वाचित विपक्षी उम्मीदवारों को धमकी और अपहरण को रोकने के लिए तत्काल हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया है। उन्होंने मुख्यमंत्री से इस मामले पर तत्काल कार्रवाई करने की मांग की। ये पहला मौका नहीं है जब अधीर ने ममता को पत्र लिखा हो। इससे पहले भी वो अपने गृह जिला मुर्शिदाबाद और अपने संसदीय क्षेत्र बहरमपुर की समस्याओं को लेकर पत्र लिखते रहे हैं। इसके अलावा बीजेपी भी लगातार बंगाल में कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठाती रही है।
और इसी बीच चलिए सीधे रुक करते हैं दिल्ली के प्रगति मैदान का, जहां पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ क्या कुछ कह रहे हैं वो सुनते हैं। For one's own state, but if the IAS officer, the joint secretary here, has been your district magistrate, things are different. Every second he wanted me to be only there. We had to tell her, ma'am, we have to go to the formal function also. So much was to be seen. So in a short span of time, she could traverse intelligently much space. Congratulations to her. Shri Ajay Pratap Singh, DG National Library, Kolkata. I can never forget. I have vivid recollection of being to that library. Spent time, and ultimately at one point of time, Govindji, I noticed, Meenakshi, under lock and key. I said, what is there? An ecosystem was controlled. And then I came to know the pursuit of knowledge, the preservation of knowledge thousands years ago had a different kind of module. Thank you. Authors and those who love books and are in pursuit of knowledge, I acknowledge your presence. Friends, I am delighted to be at the valedictory ceremony of Festival of Libraries 2023. The festival was inaugurated by Honorable President Srimati Draupadi Murmu, a lady of simplicity, elegance, commitment, and everything authentic. I heard her speech. Every word was conveying a great sense. We happened to be governors also at the same time. Her inauguration has sent a great signal to India, its populace, and the world at large. And the program has been elevated to a very high national and global level because of her inauguration. This will certainly prove as a platform to showcase iconic libraries from and around the world. But what I have done in last few minutes, I am enthused. I could never dream of it. That is a country of 1.3 billion plus. These things could be achieved, and there will be data mapping of libraries from the top metros down to the village. And I know the secretary. जब कह दिया है तो होगा. I am sure achievement will be around the corner. In recent times, I have seen ministry taking several innovative steps, first of its kind. This too one is country's first ever festival of libraries. And look at the theme, look at the focus area, digitization and access for all. Friends, this is a milestone development. The world is changed when you have rich human resource. The spinal strength, the backbone of any human resource, if it has to achieve great results, is knowledge, learning. And that comes from mostly knowledge of the past. And the only conveyance of that is books. I am sure good things are around the corner. I am told, as is my habit before I come to a function, I go to social media, which these days is enormously potent. I get in touch with the people who know about it. I am happy to communicate to the Honorable Minister and the Secretary. Good vibes have been generated all around by this function. It has been extremely impactful, and there has been absolutely nothing negative about it. Congratulations. Those of you who know chemistry know catalyst does a great job. It converts arithmetic into geometric development. I have no doubt the present program
will catalyze a step towards realizing one nation, one digital library, and thereby fructify vision of India's Prime Minister Shri Narendra Modi. Nothing can be more befitting than having such a program in a country with civilizational history of thousands of years, at a time when we are in the second phase of the Azadi Ka Amrit Mahotsav. It is in line with Prime Minister's vision to foster the development and digitization of libraries and cultivate a culture of reading in India. I am product of a time when library was very relevant. As a student in Sainik School, we used to have 1 hour in a week dedicated to library. I still recollect, I would get small books, biographies, got inspired by those people in various walks of life. Going in the library, I had the occasion to see who was Picasso. तो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को आप सुन रहे थे, जिन्होंने पुस्तकालय महोत्सव के समापन कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि लाइब्रेरी में सभी लोग समय गुजारें और जो लोग किताबों को पसंद करते हैं वो अक्सर लाइब्रेरी में नजर आते हैं। साथ ही उन्होंने अपना बिताए हुए समय को भी साझा किया। उन्होंने बताया कि कोलकाता लाइब्रेरी में जो उन्होंने समय बिताया लाइब्रेरी के अंदर, वो कभी भी नहीं भूल सकते। उन्होंने कहा कि ये कार्यक्रम जो है वो आइकॉनिक लाइब्रेरी के लिए है। मिनिस्ट्री ने भी लाइब्रेरी को काफ़ी बढ़ावा दिया है, कई सारे कदम उठाए गए हैं मिनिस्ट्री के द्वारा। साथ ही बीते समय की जो जानकारी है, जो इतिहास की जानकारी है, वो हमें सिर्फ किताबों के जरिए मिल सकती है। साथ ही उपराष्ट्रपति ने दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी के आधुनिकीकरण और पुनर्विकसित के लिए भी शुभारंभ किया। और इसी के साथ चलिए अब अगली खबर का रुख कर लेते हैं। बड़ी बड़ी बातें करने वाले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ पिछले 2 महीनों से दिल्ली नगर निगम के सफाई कर्मचारी धरने पर बैठे हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के निवास के नजदीक बैठे इन दिल्ली नगर निगम के स्वच्छता कर्मियों का आरोप है कि केजरीवाल उन्हें अनदेखा कर रहे हैं। केजरीवाल ने पिछले चुनाव में 10 गारंटी दी थी, जिन पर वे खरे नहीं उतरे। उन्हीं में से एक गारंटी की याद ये स्वच्छता कर्मी दिला रहे हैं। पूरा करो, अपना वादा पूरा करो, कर्मचारियों को पक्का करो, चुनावी वादा पूरा करो। मुख्यमंत्री जी यहाँ से निकल तो जाते हैं मगर एक बार भी सफाई कर्मचारियों को नहीं देखते हैं। पिछले 7 तारीख से यहाँ पर हम धरना देके बैठे हुए हैं। दिल्ली पुलिस ने हमारे को बड़ी मुश्किल में यहाँ पर बोला है कि आप अपनी मांगों को बैठकर मांग सकते हो, वो भी शांतिपूर्ण तरीके से। मगर अभी तक भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये नहीं सोचा कि सफाई कर्मचारियों का धरना जारी है। मैं भी एक बार उनसे जाके पूछ लूं कि क्या परेशानी है। चुनाव के दौरान में उन्होंने हमारे से कहा था कि समस्त कर्मचारियों को पक्का कर देंगे और जितने भी कर्मचारी उनको मेडिकल कैशलेस कार्ड दे देंगे और समय से वेतन देंगे। मगर महापौर के यहाँ पर भी हमने धरना करा, केजरीवाल जी के यहाँ भी हमने धरना करा, उनके विधायकों के यहाँ पर भी हमने धरना करा, मगर हमारे कर्मचारियों की अभी तक सुनवाई नहीं की जा रही है। हमारे सफाई कर्मचारियों को पक्का नहीं किया जा रहा है। और तो और जब से सरकार बनी है एमसीडी में, हमारे कर्मचारियों को परेशान और किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर में कल कुलगाम में आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में वीर गति को प्राप्त हुए सिपाही वसीम अहमद डार को बांदीपोरा में उनके पैतृक स्थान में श्रद्धांजलि दी गई। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड के हरिद्वार में गंगा नदी का जल स्तर हर दिन बढ़ता जा रहा है। गंगा नदी खतरे के निशान से काफी ऊपर बह रही है। गंगा के बढ़ते जल स्तर को देखते हुए स्थानीय प्रशासन ने भी अलर्ट जारी कर दिया है।
वहीं राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने प्रतिबंधित संगठन पीएफआई की शांति भंग करने और हिंसा फैलाने की साजिश से संबंधित मामले में पटना से एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी पीएफआई के गैरकानूनी और हिंसक एजेंडे और गतिविधियों को बढ़ावा दे रहा था और हिंसक आतंकवादी कृत्यों को अंजाम देने के लिए पीएफआई सदस्यों को विदेशों से अवैध धन भी मुहैया करा रहा था। आरोपी के घर से एक पिस्तौल, गोला बारूद, एक एयर पिस्तौल, एक तलवार और 2 चाकू भी बरामद किए गए। एनआईए इस बीच पीएफआई के सदस्यों की गैर कानूनी और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों से संबंधित मामले में व्यापक जांच कर रही है। इससे पहले इस मामले में 15 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया जा चुका है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ प्रचारक मदन दास देवी जी का निधन हाल ही में हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मदन दास देवी जी पर एक आलेख में अपने विचार एवं भावनाएं साझा की हैं। प्रधानमंत्री ने अपने आलेख में लिखा कि भारत के विकास के लिए स्वयं को समर्पित करने वाले मदन दास जी ने अनगिनत कार्यकर्ताओं के जीवन को गढ़ा है। देश ने हाल ही में मदन दास देवी जी जैसी महान विभूति को खोया। उनके जाने से मेरे साथ ही लाखों कार्यकर्ताओं को जो गहरा दुख हुआ, उसे शब्दों में व्यक्त करना कठिन है। मदन दास जी जैसे प्रभावशाली व्यक्तित्व के विचार और मूल्य सदैव हमारा मार्गदर्शन करते रहेंगे। मैंने मदन दास देवी जी की सादगी और मृदुभाषी स्वभाव को भी बहुत नजदीक से जाना। मदन दास जी ने राष्ट्र निर्माण को ही अपने जीवन का लक्ष्य बनाया। भारत के युवाओं पर मदन दास जी को अटूट भरोसा था। मदन दास जी अपनी इस यात्रा में यशवंतराव केलकर जी से प्रभावित रहे। विद्यार्थियों से मदन दास जी का गहरा लगाव था और वो अक्सर छात्रावासों में विद्यार्थियों के बीच घुल मिल जाते थे। वो विद्यार्थियों के बीच हमेशा ऐसे काम करते रहे जैसे जल में कमल। सामाजिक और राजनीतिक जीवन में कई ऐसे लोग हैं जिनके जीवन को गढ़ने में मदन दास जी की बहुत बड़ी भूमिका रही। उनमें ये खासियत थी कि वो लोगों को उनकी क्षमताओं और प्रतिभा के अनुरूप ही दायित्व सौंपते थे। पाकिस्तान के रावलपिंडी से चलने वाली हजारा एक्सप्रेस के 10 डिब्बे पटरी से उतर गए। हादसे में 20 लोगों की मौत हो गई, जबकि 100 से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबर है। हादसा सहारा रेलवे स्टेशन के नजदीक हुआ। ये स्टेशन शहजादपुर और नवाब शाह के बीच स्थित है। इस हादसे में प्रभावित लोगों के नवाब शाह के मेडिकल अस्पताल में भर्ती कराया गया। नजदीकी अस्पतालों में इमरजेंसी भी घोषित कर दी गई है। वहीं पुलिस का कहना है कि प्रभावित बोगियों में से यात्रियों को निकाल लिया गया है। हादसे का शिकार हुई हाजरा एक्सप्रेस में वही इंजन लगा हुआ था जो इसी साल मार्च में हवेलिया से कराची जाने वाली ट्रेन में लगा था। और इसी के साथ फिलहाल सांकेतिक भाषा के इस खास बुलेटिन में इतना ही। मुझे मेरी सहयोगी मनीषा और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।